हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका फिर से स्वागत किया जाता है मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट पे। और आज ना हमारा फिर से कमबैक हुआ है। आप ऐसे सोच रहे होंगे कि अरुण सर कहाँ चले गए, तो अरुण सर फिर से आपके यहीं हैं। थोड़ा अपन एक बात बता देते हैं, अपन आज की क्लास में ना वॉइस पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वॉइस क्या होता है वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो सर ये जो वॉइस है ना, आपके पढ़ाने का तरीका ऐसा नहीं था गुरुजी। आपके पढ़ाने के तरीके तो थोड़े अलग से थे। कैसे? पहले आप जैसी वॉइस पढ़ाते थे ना, तो वॉइस के बारे में बताते थे। जैसे भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर रहे थे गुरुजी, तो उसको ना बताते थे कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो वो भी आज की क्लास में बताओ गुरुजी। ठीक है बच्चों, अपन बता देते हैं क्या होगा आज की क्लास में। बच्चों वॉइस वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। वॉइस क्या होता है, कैसे को पढ़ते हैं, इसके पढ़ने के असली मायने क्या हैं, क्या गुरुजी ये सही रहता है पढ़ने के लिए, इससे अपन क्या सीखते हैं गुरुजी, और इसमें एग्जाम में कितने नंबर के मार्क्स आते हैं, कितने मार्क्स का ये आता है। तो देखो इस क्लास को कोई भी बच्चा देख ले, इस क्लास को कोई बच्चा देख ले, उसके हिसाब से ये जो है ना हर एग्जाम में इम्पोर्टेंस रखता है। और एक्टिव पैसिव वॉइस तो ऐसा है कि हर एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, चाहे आपका CUET का हो, चाहे आपका जेट वगैरह के एग्जाम में हो, चाहे आपके मान के चलो जेट तो नहीं आता है स्टूडेंट्स, इसमें आता है CET के एग्जाम में आता है, VSTC के एग्जाम में आता है ना, क्लास 10th में भी आता है, 8th में भी आता है। ये सारा कुछ कहाँ आता है, तो इसके ना मार्क्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, जैसे क्लास 10th है, हमारा जो मेन फोकस होता है वो इस चीज़ पे होता है। तो मैं इसमें बता देता हूँ कि इसमें ना ये 1 नंबर का आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे हैं गुरुजी आप कहाँ चले गए थे। तो बच्चों हम बता देते हैं कि हम ना आज से पहले यानी कि कुछ 10-12 दिन से तो हो ही गए आपके यहाँ पे आए हुए। तो हम क्या है कि एक हमारा काम आ गया था थोड़ा सा, उसकी वजह से हम चले गए थे। सर काम क्या आ गया था? काम यही आ गया था कि हमारा ना थोड़ा सा मतलब ऐसे फैमिली में इशू आ गया था, बीमारी के कारण। तो इससे ना हमको आपसे दूरी बना ली थी। हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था हमारे बच्चों से दूर रहना, लेकिन क्या करें, आप समझते हो ना। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी यार अभी तो आए थे, अभी तो पढ़ने में मज़ा आ रहा था, अभी से गायब हो गए। ठीक है, और हमसे ना कुछ ही बच्चे जुड़े हुए हैं। पता नहीं बच्चे आप लोग शेयर करते हो कि नहीं करते हो अपने दोस्तों को, या फिर आप लोग ऐसे समझते हो कि नहीं हमें ही अरुण सर से पढ़ना है और बच्चों को तो नहीं पढ़ने देंगे, वो भी सीख जाएंगे। ऐसे नहीं करना है आप लोगों को ये है कि सबको शेयर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबको वीडियो शेयर किया करो ताकि वो भी आपके साथ साथ अच्छा सीख सके। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको ज़रूर पता है कि आप कैसा पढ़ते हो मेरे से। तो इसलिए ना शेयर तो कर ही दिया करो वीडियो को। ठीक है, लाइक कमेंट वगैरह जितने भी और टीचर बोलते हैं ना कि यूट्यूब पे आके ये करो वो करो, तुम भी कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, आ जाओ वॉइस। हम समझेंगे वॉइस का मेन मतलब क्या है। सर वॉइस का मतलब होता है वाच्य या वचन। कैसा वचन? कैसा वचन? किसका वचन? देखो मैं बताता हूँ। वाच्य का वाच्य। ठीक है, इसमें देखो बच्चों 2 चीज़ होती है। मैंने क्या बोला है, वॉइस पढ़ने से पहले हमको 2 चीज़ें देखनी है। क्या गुरुजी? एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। मैं आपको ना सारा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसका, कि मतलब वॉइस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, क्या इसमें पढ़ा जाता है, वो सारा कुछ। तो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, वो सुन लो आप ध्यान से। एक्टिव वॉइस मतलब एक्टिव, आपने देखा होगा कि यार वो चीज़ है ना एक्टिव है, मतलब सक्रिय है। अब जैसे मान के चलो कि वाक्यों को बोलने का तरीका, वॉइस का मतलब क्या होता है, वाच्य। और वाच्य मतलब क्या होता है, बोलने का तरीका, कि इसको किस प्रकार से बोलते हैं, बोलने का तरीका। देखो बच्चों, अपन को ना बोलने के तरीका सीखने होते हैं। एक आपको ना एक छोटी सी नॉलेज जो भी मैंने अभी हासिल की अपने दिमाग में, वो बता देता हूँ। ये जो इंग्लिश है ना, वो एक लैंग्वेज है, ना कि एक सब्जेक्ट। और लैंग्वेज को ना बच्चों हमेशा सीखा जाता है, ना कि पढ़ा जाता है विषय के रूप में। ठीक है, तो विषय को ना आपको सीखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो इसलिए ना आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में से बाहर हटा देने की, यार हमसे इंग्लिश नहीं होगी। वो क्या हुआ था, जब हमारा देश में क्या है, पहले का ज़माना था जब अंग्रेज वगैरह यहाँ पे रहते थे, तो क्या हुआ, तो वो अंग्रेज जो लोग रहते थे, तो क्या है कि हमारे इस इंडिया के अंदर ऐसे ट्रेड होता है, ट्रेड मतलब एक व्यवसाय के रूप में। यानी वो ना वहाँ से मतलब
हमारे इंडिया के लोगों ने इस अंग्रेजी भाषा को या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को एक ट्रेड के रूप में यहाँ पे शामिल कर दिया। कहाँ पे? इंडिया में। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति है ना, वो एक ट्रेड के रूप में हुई है, यानी कि एक व्यवसाय के रूप में इंग्लिश की उत्पत्ति हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में इंग्लिश की उत्पत्ति तो आपको पता चल गया कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। अब फिर इसको यहाँ के लोगों ने पर्चा देखा क्या होता है, तो इसमें ना उनको एक निकल के आए 1,70,000 प्लस इसके अंदर शब्द होते हैं। अब क्या सर उन शब्दों को आसानी से याद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्या उनको पर डे पढ़ करके याद कर सकते हैं? हाँ गुरुजी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम आपको कुछ शब्द जैसे बता दें, आपको पढ़ा दें, आपने अपनी बुक्स उठाई, उन बुक्सों में पढ़ा, तो ये शब्द क्या होते हैं? ऐसे ही होते हैं जिसको अपन जान लेते हैं। कुछ वर्ड क्या, हाँ सर हमको 1,70,000 पूरे पढ़ने पड़ेंगे। अरे बच्चों 1,70,000 आप पढ़ लोगे तो इंग्लिश के नाम वो हो जाओगे, कहते हैं ना जनक हो जाओगे। जैसे आपका नाम दे दिया जाएगा जैसे इंग्लिश, फादर ऑफ इंग्लिश, तो आपका नाम लगा लो उसके आगे। अगर आप ये इतने शब्द है ना याद कर लो और बढ़िया मज़ेदार डाल लो ऐसे। तो इंग्लिश को ना हमेशा बोलना सीखो। और कैसे बोलते हैं? बहुत से हमारे गुरुजी आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि हम इंग्लिश को ऐसे सिखाते हैं, वैसे सिखाते हैं। लेकिन है ना, इंग्लिश का सही मतलब आपको पता होना चाहिए कि है क्या। इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है और लैंग्वेज को कभी भी ऐसे बोला जाता है, सीखा जाता है। अब तुमने जब बचपन में जब छोटे से थे तो उसके बाद में भी तो तुमने तो सीखा। तुमने छोटे से फिर उसके बाद में बड़े हुए आप लोग, और जैसे बड़े हुए तो फिर उसके बाद में आपको पता चला कि हिंदी जो भाषा होती है उसको सीखा। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस हिंदी को पकड़ेंगे। लेकिन हिंदी तो फिर अपन देखते हैं कि यार इंग्लिश में तो हिंदी का कोई काम ही नहीं होता, इंग्लिश में हिंदी का काम ही नहीं होता, इसमें तो ग्रामेटिकली रूल होते हैं, वैसे होते हैं। तो बच्चों यार आप घबराओ मत, पहली बात तो ठीक है। अब अपन वॉइस में पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वॉइस का मतलब होता है बोलने का तरीका। जैसे मान के चलो अरुण सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, ये इसको अपन एक दूसरे तरीके से बोल सकते हैं क्या? यानी कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है अरुण सर के द्वारा। बताओ बच्चों, गॉट इट? समझ में आया कि नहीं आया? दो तरीके होते हैं कि एक तो होता है कि अपन ने बोला कि अरुण सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, और इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कह दूं कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है अरुण सर के द्वारा। इंग्लिश पढ़ाई जाती है अरुण सर के द्वारा। तो दोनों वाक्यों में कहाँ डिफरेंस आया है? डिफरेंस कुछ भी नहीं आया, लेकिन बात थी ना वो थोड़ी सी क्या करती है, चेंज करती है। ठीक है, बच्चों के द्वारा इंग्लिश पढ़ी जाती है ऐसे, या फिर बच्चे इंग्लिश को पढ़ते हैं, बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, या फिर इंग्लिश पढ़ी जाती है बच्चों के द्वारा। इसमें मैंने बच्चों आपको एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कौन सी है कि जो इंग्लिश तो अपन पढ़ रहे हैं, मतलब काम क्या है हमारा, इंग्लिश पढ़ना। क्या उसको हम कोई छेड़छाड़ की उसके साथ? नहीं। क्या हमने बोलने का तरीका चेंज कर दिया? जी हाँ गुरुजी, हम क्या कर रहे हैं, उसके बोलने के तरीके चेंज कर रहे हैं। बात तो वही रहेगी, काम भी वही रहेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, इसी प्रकार से इसके दो मतलब निकले। कौन सा? एक तो बना एक्टिव वॉइस और एक बना पैसिव वॉइस। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्या बना, एक्टिव वॉइस, और दूसरा क्या बना, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये दो अपन के पास आ गए, एक तो आ गया एक्टिव वॉइस और एक आ गया पैसिव वॉइस। अब देखो एक्टिव वॉइस क्या होता है, यानी कि कोई भी बात है ना वो एक्टिव तरीके से कही जाए। एक्टिव मतलब सक्रिय, है ना, होता है ना सक्रिय, देखो ऐसे सक्रिय, और सक्रिय मतलब सजीव, सक्रिय मतलब सजीव। मतलब मैं ले रहा हूँ एक मतलब, जैसे सक्रिय, जैसे अपन लोग सक्रिय, तो सजीव ही तो हूँ मैं, कि निर्जीव हूँ? सजीव ही तो हूँ ना। तो सक्रिय मतलब सजीव हो गया। अब देखो जो ये सजीव होता है ना, वो क्या होता है, सजीव क्या होता है, सजीव जो बातों को बोल सके। अब जैसे मान के चलो एक्टिव है, एक तो एक्टिव है और एक पैसिव है, यानी बोलने वाले दो है। वॉइस का मतलब देखो स्टूडेंट्स, कलर चेंज करके आपको अच्छे से समझाते हैं। देखो ये जो वॉइस है ना, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है बाबा? ये जो वॉइस है, वॉइस का मतलब क्या बताया मैंने, बोलने का तरीका। यहाँ पे भी बोलने का तरीका है वॉइस, यहाँ पे भी वॉइस आ रहा है, यहाँ पे भी वॉइस आ रहा है। सर ये तो पता चल गया, लेकिन जो वॉइस की जो ब्रांच है ना वो दो हैं। कौन सी है? एक तो एक्टिव ब्रांच है और एक पैसिव ब्रांच है। अब देखो जैसे
पैसिव में क्या कहा जाएगा? देखो बच्चे ऐसे सोचते हैं सर एक्टिव का मतलब वो हो गया सक्रिय, मतलब उसके अंदर एक्टिव है, ऊर्जा है उसके अंदर, तो ऐसे बोलेगा इंग्लिश पढ़ाई जाती है अरुण सर के द्वारा। अरे ऐसे नहीं कहना है, या अरुण सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, ऐसे चिल्ला के नहीं कहना है स्टूडेंट्स। मतलब अपन ने ना ऐसे नहीं कि एक्टिव को मतलब जोर से चिल्ला के कहे, मतलब उसके अंदर ऊर्जा के साथ कहे, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है तो गुरुजी आप ही बता दो। इसका मतलब स्टूडेंट्स इतना सा है कि एक्टिव का मतलब होता है कि बात को अपन एक सीधे वे में कह देना, ठीक है। जैसे इंग्लिश अरुण सर पढ़ाते हैं, इसी बात को अगर थोड़ा सा मतलब चेंज करना है तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है अरुण सर के द्वारा। सही बात है, गॉट इट। इसके बाद स्टूडेंट्स का मतलब मैं कोई भी नाम ले लेता हूँ, एक संदीप, ठीक है, संदीप का नाम ले लेता हूँ मैं, संदीप दिख रहा है कि संदीप है, तो संदीप नाम का लड़का है, ये पापा से पिटता है, ठीक है, संदीप पापा से पिटता है, ये वाक्य है। तो ऐसे नहीं कह सकते क्या कि संदीप को पीटा जाता है पापा के द्वारा, मतलब काम तो वही हो रहा है ना, संदीप पिट रहा है। ऐसे तो नहीं है कि एक्टिव में संदीप बच रहा था, पैसिव में संदीप को पीट दिया गया, ऐसा तो नहीं है ना कतई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है गुरुजी, आप गुरुजी हो ना हमारे, यही ध्यान रखना है कि यार क्या क्या है, ठीक है। तो एक्टिव का मतलब हो गया कोई सक्रिय रूप से कोई बात को कह दे, क्या कह दे? सक्रिय रूप से कोई बात को कह दे। और पैसिव का मतलब होता है बात को थोड़ा सा ना चेंज कर दे, ठीक है। एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो सर इसमें ना क्या कोई ग्रामेटिकली रूल लगेंगे? हाँ जी गुरुजी, ग्रामेटिकली रूल लगेंगे। क्या ग्रामेटिकली रूल होंगे? ग्रामेटिकली रूल यही होंगे बच्चों इसमें कि है ना, कैसे जो प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसको कैसे चेंज किया जाता है, पास्ट टेंस में होता है तो कैसे चेंज किया जाता है, वो सारे रूल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन करेंगे वो नेक्स्ट क्लासों में करेंगे, आज तो बस इसका ओवरव्यू देखेंगे कि इस वॉइस के अंदर है क्या। मतलब बच्चे को अपनी मानसिकता अगर समझ में आ गई कि इंग्लिश ना रटने का विषय है ना कुछ, बस सीखने का विषय है, तो सीखने के विषय को अगर अपन सीखेंगे ना, तो मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स आपके मोस्ट मार्क्स आएंगे, ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे, बढ़िया मार्क्स आएंगे। लेकिन जो बच्चा इसको मतलब ऐसे सर पे भारी बोझ बना के बैठा है कि यार इंग्लिश तो होगी नहीं, इंग्लिश तो याद ही नहीं होती ही नहीं, अरे भाई इंग्लिश तो याद ऑटोमेटिक हो जाती, तो सीख तो सही। ये रायचंदों से दूर रहे, यार इंग्लिश को छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश तो ऐसे ये जिंदगी सी झंड कर रखी है, इंग्लिश अगर मेरे पे आ जाती ना तो मैं भी इतना बढ़। भाई चेंज करो। आजकल ना बच्चे आपने देखा होगा 97% इंग्लिश में, 98% इंग्लिश में, 99 कहाँ से ला रहे हैं? 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं। तो ये भी तो बच्चे हैं ना, और ये भी बच्चे। तो भाई इंग्लिश कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि आप उससे डर के भाग सको। इंग्लिश को देखो, हिंदी का क्या है, हिंदी तुम्हें क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि जब भी कोई बात बोल रहे हो तो हिंदी में बोल रहे हो, जब भी किसी कोई काम करना है तो किसी और को बोल रहे हो तो हिंदी में बोल रहे हो। पता आज तक तुमने इंग्लिश बोली क्या? इंग्लिश को अपने जीवन में उतारो यार। कैसे उतारोगे जीवन में? जैसे मान के चलो कि अरुण सर पढ़ा रहे, नहीं अरुण सर टीचिंग करा रहे हैं, ऐसे बोलो। कुछ वर्ड तो ऐसे लाओ अपनी लाइफ में जिसकी वजह से इंग्लिश को थोड़ा सहारा तो मिले, ठीक है। आज अरुण सर श्योर वॉइस कंप्लीट करा देंगे, तो इसमें थोड़ा सा क्या है, आपकी इंग्लिश वर्ड प्लस हिंदी वर्ड मिक्सचर करके तो चलो, ताकि हिंदी को भी आधा समय मिले, इंग्लिश को भी आधा समय मिले। लेकिन जब प्रॉपर तरीके से इंग्लिश को अच्छे से सीखेंगे तो अपन क्या कर देंगे, इस पे कब्जा कर लेंगे इंग्लिश पे, ठीक है। तो वॉइस का मतलब आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? वॉइस का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया? वॉइस का मतलब होता है बोलने का तरीका, और बोलने के तरीके कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। ये दो तरीके होते हैं, एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है। अब कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है और हमारे 10th लेवल के अकॉर्डिंग क्या रहता है वो भी सुनो। इस क्लास को कोई सा भी बच्चा देख ले, सबकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अपन यहाँ 10th को पढ़ाते हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे 10th को पढ़ा दिए यहाँ पे, इसी का लेवल आपको वहीं कंपटीशन लेवल पर पढ़ना पड़ता है। तो जो मैं क्लास 10th में जो बच्चा है ना, मैं उससे यही गुजारिश करूंगा अगर मेरी क्लास देख रहा है तो, कि बच्चा तो ये काम करना कि जब क्लास 10th को पढ़े ना तो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये जो आपके साथ बड़े बच्चे जुड़े हुए हैं ना, वो भी ये वॉइस पढ़ते हैं। और वो किस लिए पढ़ते हैं? क्योंकि वो 10th में अच्छे से नहीं पढ़े होते, तो इसलिए फिर से उनको आना पड़ता है। तो आप एक बार पढ़ लो और परमानेंट इनकी छुट्टी कर दो, ठीक है। सर एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक है, वो सुनो। जैसे मान के चलो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक वाक्य लिख दिया
ठीक है, ये लिख दिया मैंने राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है, राम प्लेज क्रिकेट, यानी कि राम क्रिकेट खेलता है, लिख दिया। क्या इस वाक्य को मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है? क्या नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? इसमें लिखा राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। देखो हमारे पढ़ाने के थोड़े से अलग मेथड है। क्या मेथड है? हम पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अब इसको ना, ये तो लिख दिया मैंने एक्टिव वॉइस में, ठीक है। अब बनाना है इसका पैसिव वॉइस ऐसे। अब लेकिन एक्टिव वॉइस के क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं? क्वेश्चंस तो पता चले, आंसर तो बाद में देखेंगे। बताओ सही बात है कि नहीं? पहले क्वेश्चंस तो पता चल जाए कि क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, और पता ही चल रहा है अरे यार क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, आंसर तो जब करेंगे। तो सबसे पहले ना, जो बच्चों को मेजर प्रॉब्लम होती है ना, तो उनको ये नहीं पता होता कि एक्टिव वॉइस कैसा आता है, पैसिव वॉइस कैसा आता है। तो वो सीख लो कि एक्टिव वॉइस में कैसे वाक्य लिखे रहते हैं और पैसिव वॉइस में कैसे वाक्य लिखे रहते हैं। सही बात है कि नहीं? सही बात है ना गुरुजी? राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। उसके बाद में क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? क्रिकेट खेला जाता है राम के द्वारा, क्रिकेट खेला जाता है, खेला जाता है राम के द्वारा, राम के द्वारा। मतलब गुरुजी इसमें एक वाक्य तो आपने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में लिखो, किसी का ही नाम ले लो, ठीक है। राहुल सर मैथ पढ़ाते हैं, राहुल सर मैथ पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स, मैं इसमें ना कुछ ऐसी खोजें कर रहा हूँ। मैं तुमको एक बात बताऊँ ना, मैं इंग्लिश के साथ साथ ना साइंस का भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और साइंस में पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ तुम्हें कि मैं ना सब चीज़ों को ना प्रैक्टिकली लेता हूँ। क्या लेता हूँ? प्रैक्टिकली लेता हूँ। मतलब उसमें से रस निकालता हूँ, रस ऐसे कि इसमें छुपा क्या है, ताकि बच्चों को समझ में। ऐसे नहीं कि बच्चों देखो इसमें मजे जब भी आएगा पहले निकाल देता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं करता कि बच्चों देखो इसमें सबसे पहले इसमें कर्म पे फोकस किया जाएगा, सबसे पहले इसमें कर्म को उठा के रखेंगे, फिर इसके बाद में ये रूल लगाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? बच्चे को पता चलना चाहिए कि यार ये चीजें आई तो आई कैसे, तो बच्चा थोड़ा उसको ना इजीली वे में समझ जाता है जब उसको प्रैक्टिकली करता है। हम तो इंग्लिश में भी प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। जैसे ये वाक्य लिखा, ये भी वाक्य लिखा, तो इन दोनों वाक्यों में हमने कैसे लिखा? देखो ये तो बात कह दी मैंने एक्टिव तरीके से, ये कह दी मैंने पैसिव तरीके से, ये कह दी फिर मैंने एक्टिव तरीके से, इसको मैं कह रहा हूं पैसिव तरीके से। देखो कि मैथ पढ़ाई जाती है राहुल सर के द्वारा, राहुल सर के द्वारा, राहुल सर के द्वारा। ये वाक्य लिख दिया। गुरुजी आपने इसमें दो चीजें बता दी कि मैथ पढ़ाई जाती है राहुल सर के द्वारा, राम क्रिकेट खेलता है। तो इसमें दो चीजें निकल के आई। गुरुजी अब जो ये मैथ है ना, ये ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट है ऑब्जेक्ट है। ये इस ऑब्जेक्ट को आप पकड़ रहे हो और ऑब्जेक्ट को पकड़ के पहले लिख रहे हो। देखो यहाँ पे मैथ लिखा के नहीं लिखा, यहाँ पे क्रिकेट लिखा के नहीं लिखा। ये जो मैथ है ये क्रिकेट है। हम टाइम लेते हैं, लेकिन एक बार जब टाइम लेते हैं ना तो उसकी परमानेंटली छुट्टी भी करते हैं। ऐसे नहीं कि टाइम ले लिया बच्चों का और फिर उसके बाद में कतई समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, टाइम लेते हैं, बच्चों को एनालाइज कर, पढ़ते क्या है बच्चे औरों को भी पढ़ा देते हैं। ये बच्चे खुद हमसे कहते हैं कि गुरुजी आपसे पढ़ कर हमने पढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पे जो इस पैनल पे आके या फिर और भी पैनल पे आके क्या कहते हैं टीचर कि यार हम तो आपको ऐसा सिखा देंगे कि यहाँ पढ़ोगे तो आप औरों को भी पढ़ा दोगे। नहीं, हम बच्चे से ऐसा कभी नहीं कहते। हम बच्चे को यहाँ पे पढ़ाते हैं प्रैक्टिकली, इंग्लिश को भी प्रैक्टिकल से में तोल रखा है। और फिर उसके बाद में बच्चा खुद से ये कहता है कि यार हम अब इतने रेडी हो गए कि हम बच्चों को पढ़ेंगे, क्या पढ़ा देंगे सर से पढ़ करके। तो ये चीज़ें निकल के आई। इसमें प्रैक्टिकल करके अपन ने देखा तो क्या निकल के आया? देखो गुरुजी इसमें ये देखा है कि क्रिकेट को गुरुजी पहले लाए, फिर इसमें मैथ को पहले ला रहे हैं। देखो यहाँ पे लाए कि नहीं लाए? और भी वाक्य लिखो यार, इसको काटो, लिखो पंकज पतंग उड़ाता है, पंकज पतंग उड़ाता है। ठीक है, इसी को हिंदी से प्यार है ना आप लोगों को? हिंदी से प्यार है कि नहीं? हिंदी से जब जिस बच्चे को प्यार है ना तो वो हिंदी पढ़। हिंदी पढ़ा रहे, इंग्लिश की क्लास में हिंदी देख तू, हिंदी, क्योंकि आई एम लवर ऑफ हिंदी, हम हिंदी के लवर हैं, है ना? तो हिंदी पढ़ो।
कैसे, ऐसे पढ़ो हिंदी लो कि पंकज पतंग उड़ाता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि पतंग, देखो क्या कर रहा हूं मैं, पतंग उड़ाई जाती है पंकज के द्वारा, पंकज के द्वारा। गुरुजी आ गई आपकी आप बात समझ में। तो इसको, ये क्या था, ये वही ऑब्जेक्ट था, कर्म था। क्या कर्म कर रहा था वो, पतंग उड़ा रहा था बेचारा, क्या कर रहा था, पतंग को उड़ा रहा था। लेकिन आपने तो पतंग को सबसे पहले लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंग्लिश के जो और गुरुजी हैं ना, आपसे बड़े से बड़े गुरुजी हैं, वो उस चीजों को फिक्स करके गए कि ये एक्टिव वॉइस होता है और ये पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो आपको दो चीजें बच्चों समझ में आ गई हैं क्या, कि जिस वाक्य, जो भी मान के चलो नॉर्मल वाक्य लिखा होता है ना, वो तो होता है एक्टिव वॉइस, और जिसमें थोड़ा सा कर्म पे जोर दे दिया जाए, मतलब ये जो कर्म है ना, ये वाला कर्म, अगर इस पे जोर, मतलब इसको सबसे पहले लिख लें और उसके बाद जब वाक्य को लिख दे तो वो बन जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, और गुरुजी जो ये आपका जो पहला शब्द है ना, जैसे ये राम है, ये राहुल सर है, और उसके बाद में पंकज है, इसको तो आप कतई लास्ट में पढ़ रहे हो, इसको तो कतई लास्ट में पटक रहे हो। देख लो आपके सामने है राहुल सर, यहाँ पे कतई लास्ट में पटक दी। तो बताओ मजा आया कि नहीं आया, इंग्लिश में मजा आया कि नहीं आया। आपने बहुत सारी चीजें देख ली हैं। देखो इधर, इसको इधर सरकाऊं मैं, इसको, ये लॉक क्यों हो गया यार, हमारा बोर्ड होकर के अपनी मनमानी करता है यार, खुल चलता ही नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन इसी से काम चला लेंगे यार, ये तो अपनी मनमानी करेगा ही। तुम जैसे तुम करते हो ना, ऐसे ये भी मनमानी करने, यानी जैसे तुम हमारे होकर के नहीं है अपनी मनमानी करते हो, ऐसे ये होता है हमारे, मतलब हमारे स्टूडेंट्स हो ना आप यार, मतलब कुछ भी समझते हो। देखो इतना पता चल गया कि सबसे पहले तो कर्म, उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट, वर्ब तो बीच में लगा देते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है गुरुजी, जो जैसी जो बाकी सिंपल वे में लिख रहे थे, जैसे राम प्लेज क्रिकेट, ऐसे लिख रहे थे इसको सिंपल वे में, राम प्लेज क्रिकेट। गुरुजी अब ये ना सिंपल वे में तो कतई नहीं रहेगा, कब, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो। सर इस प्रकार का रूल फॉलो ही नहीं करेगा वो, यानी कि इसमें जो फॉर्मूला लग रहा था अपना, उस पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा था, सब्जेक्ट आ रहा है, देखो सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद में वर्ब आ रही है, वर्ब के साथ में एस या ई एस आ रहा है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है गुरुजी, इसमें जो फॉर्मूला लगा है वो लगा है सबो। ठीक है गुरुजी, मान गए आपकी बात। फिर उसके बाद में जब इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है ना, इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है ना, वो तो अलग ही वे में गया गुरुजी, वो तो अलग ही वे में गया। कैसे गया उसको नहीं बताऊंगा, उसको पकड़ के रखूंगा, अभी नहीं बताना, पहले मैं इसके क्लियर करूंगा। अपन एक पॉइंट क्लियर करेंगे, पहले एक्टिव वॉइस को क्लियर करेंगे, उसके बाद में एक्टिव वॉइस से ही पैसिव वॉइसों को बनाएंगे। बताओ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ ना, मेरे स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ ना, बताओ सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं एक चीज़ को पढ़ा देता हूँ, एक्टिव वॉइस को, फिर उसके बाद में पढ़ लेंगे पैसिव वॉइस को। तो आ जाओ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब तक हमने देखा, क्या देखा गुरुजी, हमने देखा है जैसे आपने लिख दिया था राम प्लेज क्रिकेट, ये तो इसमें ना आप सबसे पहले वही सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, वर्ब के साथ में एस या ई एस आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है गुरुजी, सही बात है। फिर आपने लिख दिया कि राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कि राम गाना गा रहा है या फिर गाना गाया जा रहा है राम के द्वारा। इसको देखो हिंदी में लिखो, राम गाना गा रहा है। ठीक है गुरुजी, उसके बाद में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, गाना गाया जाता है, गाना गाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है राम के द्वारा। तो गुरुजी हमें समझ में आ गई बात, क्या कि इसमें ना जो अपन काम कर रहे हैं उसको तो सबसे पहले लिख दो, आंख बंद करके भरोसा कर लो। ठीक है, उसके बाद में जो राम आता है ना, उसको सबसे लास्ट में उतार दो। क्या आता है, लास्ट में उतार दो। और जो वर्ब है ना, वो तो जैसे गाना, तो जैसे इसको तो अपन जहाँ पे आता है वहीं पे रहने दो गुरुजी।
ठीक है। तो देखो इसमें देखो सब्जेक्ट आ रहा था, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा था, उसके बाद मेन वर्ब आ रहा था, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा था। इसको ऐसे लिख दो। तो क्या ये फॉर्मूला सब वो नहीं बना? क्या ये तो टेंस रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं? गुरुजी ये फॉर्मूले तो हर जगह काम आ रहे हैं। हाँ बच्चे, हाँ इसलिए तो हमने ये दिया था आपको ट्रिक। आ जाओ, एक चीज और देखो, एक चीज और नोटिस की हो तो आपने, मैं बताता हूँ क्या है। राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है और राम गाना गा रहा है। राम के द्वारा गाना गाया जाता है, फिर गाना गाया जाता है राम के द्वारा। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। जैसे मान के चलो क्या क्या सब्जेक्ट आता है, जैसे राम सब्जेक्ट हो गया, एज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में सिंगिंग, सिंगिंग, फिर आता है सॉन्ग, ठीक है। ये बाकी गुरुजी आपने ऐसे डैश डैश करके क्यों लिखा है, वो उसका रीजन है। देखो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सही बात है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, सही बात है, फिर आता है वर्ब, सही बात है, फिर आता है ऑब्जेक्ट। देखो बच्चा, एक्टिव पैसिव वॉइस जो होंगे वो अपन किसी ना किसी टेंस के वाक्य ही तो होंगे, उन्हीं को तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। सही बात है गुरुजी। मतलब कुल मिला के आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, जिनको डर लग रहा है तो उसको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ना एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए ना हमें कोई इंग्लिश के सेंटेंस पहले से याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो बस तरीके सीख जाए और आसानी से काम हो जाएगा। बताओ सही बात है कि नहीं? देखो अब मैं क्या कर रहा था, अपन यहाँ पे इतना देखा कि यार अपन क्या कर रहे हैं, यानी कि इसको जो काम कर रहे हैं, इस गाना गा रहा है तो इस गाने को मतलब कर्म को सबसे पहले रखा जा रहा है। सही बात है कि नहीं है? तो सर जी इसको अपन ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिया, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट को लिया है सबसे पहले, लो ठीक है। सीखो किस प्रकार से मैं नोट्स बनाता हूँ, किस प्रकार से मैं आपको पढ़ाने का कंटेंट तैयार करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में गुरुजी ये हेल्पिंग वर्ब है ना, वो तो यहाँ पे रहेगी जो भी कुछ आएगी। सही बात है। ये मेन वर्ब है ना, ये लिख रहा हूं मैं ऑलवेज, ऑलवेज कैसे रहेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर जब भी अपन क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जब भी क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्या, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, तो अपन समझ जाएंगे कि हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो गुरुजी एक चीज और समझ में आ गई आज तो, हम तो एक राज और जान गए। जो आज तक इजेमार के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा मिल रहा है, वो इसके कारण लगा मिल रहा है। हाँ बच्चों, ये इसी के कारण लगा मिल रहा है। आप देखते नहीं थे इजेमार के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। आपने तो सोचा था कि हैजब के साथ में मिलेगी, उसके बाद में हेड के साथ में मिलेगी, ये आपने सोचा था, लेकिन ये लग सकती है। तो ऐसा वाक्य कौन सा वाक्य होता है? पैसिव वॉइस वाला वाक्य होता है। तो इंग्लिश के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? तुम्हारी किताबों के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? आता है ना। तो वही ये डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में इस सब्जेक्ट को लेके जा रहे थे अपन लास्ट में, ठीक है। और इसमें एक चीज और लगा रहे थे ना, क्या लगा रहे थे? के द्वारा। तो यहाँ पे लगा देंगे वाई। क्या लगा देंगे स्टूडेंट्स? वाई। तो गुरुजी हमारे पास ना मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर बन गया है। क्या स्ट्रक्चर बन गया है? कोई भी वाक्य लिखा मिल जाए दुनिया का, जिंदगी के कोई से कोने से में से उठ के आ जाए, इंग्लिश के इतने ब्रह्मांड जैसे सिलेबस में से कहीं से भी निकल के आ जाए, तो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने को कह दे, हम कह देंगे कि गुरुजी हम अरुण सर के पढ़े हुए बच्चे हैं, अब हम कतई गलत नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कोई सा भी टेंस हो, क्या सब्जेक्ट बदल जाएगा? उसका कर्ता बदल जाएगा? नहीं ना। उसका कर्म बदल जाएगा? क्या जो पहले काम कर रहा था वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। उसकी क्रिया बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। तो बदलेगा क्या? उसकी हेल्पिंग मेन वर्ब। क्या बदलेगी? हेल्पिंग वर्ब, सॉरी ये वाली। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में, उसके बाद में अपन जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो अपन सीखेंगे ना क्लास में कि कौन सी आएगी, ठीक है। तो ये लिखेंगे। उसके बाद में हमेशा वर्ब की क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म करेंगे और बाई लगा करके क्या कर देंगे? सब्जेक्ट को लिख देंगे। इस हिसाब से जो हमारा वाक्य है गुरुजी कभी गलत नहीं होगा। किस प्रकार से नहीं होगा? ये चीज है ना जो आपको प्रैक्टिकली सिद्ध करके बताएंगे, ये चीज है ना, यहाँ से आसानी से नहीं आती, इन पे ना बहुत मेहनत लगती है बच्चों, और आपके लिए तो अपन ऐसे दे देते हैं, ठीक है, फ्री में। और फिर भी ना आप हमारे चैनल को, ना तो हमारे वीडियो को शेयर करते हो। यार तुम तो ये चाहते हो कि हमारे दोस्तों का भला हो ही ना, बस तुम अपना भला चाहते हो यार।
ऐसी सोच मत रखो, जो सबका भला करता है ना भगवान उसका भी भला करता है, और उसका ना सबके बराबर भला कर देता है। इसलिए ना तुम भी चैनल को के जो वीडियो है ना उनको शेयर किया करो। देखो ये चीज निकल के आई कि नहीं निकल के। गुरुजी अब तो अपन समझ गए, अब आप हमको कुछ भी मत बताओ। अब हम इतने, आपके जो शिष्य है ना वो इतने समझदार हो गए। कैसे समझदार हो गए कि सर जी अपन को लिखा मिल गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये वाक्य के प्रकार होते हैं। सही बात है गुरुजी। तो इनको क्या कर देंगे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद में ये तीर इधर घुमा देंगे ले, और इसके पहले लगा देंगे वाई। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, वो क्या आएगी वो देख लेंगे गुरुजी। फिर उसके बाद वर्ब को लगा देंगे थर्ड फॉर्म। क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। तो बच्चों एक चीज में और मजा आ गया गुरुजी, अब तो हम ये भी सीख गए कि अपन ने काम क्या करना है। बस हमने तो गुरुजी बस इतना सा काम करना है, ये तो सेम एज इट इज रहता है। जो हमारा ये होता है क्या ऑब्जेक्ट, ये तो सेम एज इट इज रहता है, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं करना गुरुजी। उसके बाद सब्जेक्ट में भी कोई चेंज नहीं करना, इतना सा काम करना, बस बाई लगा के सब्जेक्ट को लिख देना है। और जो यहाँ पे वर्ब आएगी उसका भी हमने निचोड़ निकाल लिया क्या, कि उसकी थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद में यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उस पे बस काम करना है गुरुजी। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात। जो क्लास हमने पहली पढ़ी थी जिसमें हेल्पिंग वर्ब पे चर्चा करी थी, क्या आज उसको याद करने का दिन आ गया है कि नहीं आ गया है? आज उसको याद करने का दिन आ गया है। तो याद करो पुराने उन गाथाओं को जिसमें हमने उनको छोड़ के आ गए थे। तो देखो, तो गुरुजी हम आपके चेले हैं और हम एक चीज़ सीख चुके हैं कि क्या सबसे पहले अगर वाक्य में एक्टिव वाले में सब्जेक्ट आ रहा है तो इसको तो जगह लास्ट में दे देंगे। कैसे ऐसे देंगे, जो सब्जेक्ट आ रहा है उसको तो लास्ट में चल साले बाई लग के तू फ्री हो, ऐसे कर देंगे। हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आता था, ऑब्जेक्ट उसको कहेंगे गुरुजी ऐसे, इसको गाली नहीं दे सकते, इसके कहेंगे आप ना हमारे यहाँ सबसे पहला स्थान ले लो। क्या ले लो, पहला स्थान ले लो। तो इसको लो पहला स्थान दे दो, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या दे देंगे, पहला स्थान दे देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता था ना, और यहाँ पे मेन वर्ब आता था। इस मेन वर्ब का भी निपटारा कर दिया। क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जो है हेल्पिंग वर्ब है इस पे यहाँ पे क्या आएगी, वो डिस्कशन करने वाली क्लास नेक्स्ट रहेगी। और अगर ये वाली क्लास ठीक में आ जाए गुरुजी, ये भी चीज समझ चुके हैं हम, अगर यहाँ पे क्या आएगा अगर वो पता चल जाए तो दुनिया का कोई सा भी वाक्य आ जाए हम उसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। बस यही तो सीखना बाकी है। तो ये हमने क्या, आपने वॉइस पढ़े होंगे, अच्छे खासे टीचरों से पढ़े होंगे, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन टीचर से पढ़े होंगे। मैं नहीं कहता मैं सबसे बड़ा टीचर हूं, बस मैं ये इतना कहता हूं कि मैंने हर चीज को प्रैक्टिकली करके देखा है, निकाल के देखा है। तो बताओ ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि जो वॉइस का जो इतना बड़ा मैटर हुआ करता था, लोग पढ़ा रहे हैं, इतनी क्लासें रगड़ रहे हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है। अब बच्चे को इतना समझ में आ गया कि यार सर ऑब्जेक्ट तो हम उसी में से रखेंगे, हम सब्जेक्ट भी उसी में से रखेंगे, ऑब्जेक्ट हम उसी में से रखेंगे, सब्जेक्ट भी उसी में से रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो वहीं की वहीं कर देंगे। हम तो इतने जानते हैं, जैसे जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो हमारी फटती है तो फटती, फटात, फटंती, यानी तीनों फॉर्म आती हैं, फटती, फटत, फटंती। तो यानी कि इंग्लिश पढ़ते समय जो हमारी फटती है ना वो नहीं फटेगी अब। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ला देंगे, इसमें कोई भी बड़ा काम नहीं है। सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे, बस ये बाई का ध्यान रखेंगे, ये लगा देंगे, ये सब्जेक्ट का खेल हो गया। वर्ब को तीसरी फॉर्म में कर देंगे, ऑलवेज 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 क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म। और जो हेल्पिंग वर्ब है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है क्या डियर स्टूडेंट्स, इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो हमारी क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। और आप बताना कमेंट में कि आज की क्लास कैसी लगी। थैंक यू।